जय हिंद एवरीवन। चलिए आज की अपनी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि हमें अगर रीडिंग करनी है तो उसको कैसे कर सकते हैं हम। लेकिन उसको शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों मैं आपको बताना चाहूँगा, दैट इज़ कि चाहे वो आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे अपनी रीडिंग इन्हांस करना चाहते हो, इम्प्रूव करना चाहते हो, या फिर आप स्पीकिंग करना चाहते हो, ये जो हमारी क्लासेस हैं इसका आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। और वो कैसे ले सकते हैं तो आप जब क्लास को एक बार करोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के आर्टिकल को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज हमारे आर्टिकल में कुछ टर्म्स आई थी, उनके बारे में थोड़ा सा पहले से ही जान लेते हैं ताकि जब हम आर्टिकल पढ़ें तो हमें किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, हमें आर्टिकल क्लियरली समझ में आए। ये जो टर्म्स हैं उनको हम ग्रोथ के इंजन्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखिए इंजन क्या होता है, किसी व्हीकल में उसका काम होता है कि वो गाड़ी को आगे लेकर के जाए। वैसे ही अगर ग्रोथ को आपको आगे लेकर के जाना है तो देयर आर अ फ्यू इंजन्स जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, उनके जो टर्म्स हैं उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला देखते हैं, जो पहला है हमारे पास दैट इज़ हाउस होल्ड स्पेंडिंग। अब इसका क्या मतलब होता है, या हाउस होल्ड कंजम्पशन भी आप इसको कह सकते हैं। इसका मतलब होता है जब जो लोग होते हैं, हम और आप जैसे जो लोग होते हैं, वो पैसे को खर्चते हैं डेली की ज़रूरतों पे और लग्जरीज़ पे। ठीक है, कार, एसी, इन सबको परचेज़ करने में, है ना, उन लग्जरी आइटम्स होती हैं। और डेली नीड्स क्या होती हैं, तो खाने पीने की चीज़ें, फूड आइटम्स, वेजिटेबल्स एंड मेनी थिंग्स। ठीक है, इवन जो हम सर्विसेज कंज्यूम करते हैं उनको भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये होता है। ठीक है, इट इंक्रीजेज, इससे होता क्या है, तो इससे डिमांड बढ़ती है किस चीज़ की, गुड्स की एंड सर्विसेज की। जाहिर सी बात है, जब हम पैसे खर्च करते हैं, जब हमारे पास पैसे आते हैं तो हम डिमांड करते हैं चीज़ों की। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की, विच कीप्स बिजनेस रनिंग, जिससे क्या होता है कि जो बिजनेस होते हैं वो रनिंग में रहते हैं, नहीं चलते रहते हैं। जो सेकेंड इज़ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है, तो जब जो कंपनीज़ होती हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, वो इन्वेस्ट करती हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर, मशीन्स के अंदर और नए प्रोडक्ट्स के अंदर, तो इससे जॉब तैयार होती है ना, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और साथ में ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी क्या करते हैं, पुश करते हैं, इसको आगे बढ़ा के लेकर जाते हैं। जो इन्वेस्टमेंट आती है प्राइवेट लोगों से, दैट इज़ कंपनी से जो इन्वेस्टमेंट आती है, दैट इज़ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, तो जो गवर्नमेंट होती है, हमारी सरकार जो होती है, चाहे वो स्टेट की सरकार हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ठीक है, वो क्या करती है, सड़कें बनाती है, ब्रिजेस बनाते हैं, या फिर वेलफेयर स्कीम को भी चलाते हैं। तो ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग के अंदर आता है। और इससे क्या होता है, तो ना केवल ये जॉब्स को क्रिएट करता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब सरकार रोड बनाएगी, ब्रिजेस बनाएगी, तो वर्कर्स, है ना, लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे। ठीक है, मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और जब वेलफेयर स्कीम भी चलानी हो तो वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है। तो इससे जॉब ही तो क्रिएट होती है और साथ ही साथ जो बिजनेस करने वाली जो कंपनीज़ हैं और वहाँ के जो लोग हैं, वो भी, उनकी भी कंडीशन क्या होती है, इम्प्रूव होती है और ग्रो होती है। ठीक है, तो ये हमारा गवर्नमेंट स्पेंडिंग के अंदर आता है। जो नेक्स्ट है हमारा, दैट इज़ नेक्स्ट एक्सपोर्ट। ये क्या होता है, तो टोटल एक्सपोर्ट आप जानते हो कि एक्सपोर्ट जब हम अपनी कंट्री से सामान को किसी दूसरे देश में सेल करते हैं, है ना, इफ़ अ कंट्री सेल्स मोर अब्रॉड दैन इट बाइज, यानी जब कोई कंट्री एक्सपोर्ट ज़्यादा करती है किससे, इम्पोर्ट से, है ना, जितना हम सामान मंगाते हैं अगर उससे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं, दैट इज़ नेक्स्ट एक्सपोर्ट। कंट्री इट अर्न्स फॉरेन मनी, से क्या होता है कि विदेशी पैसा आता है हमारी कंट्री में, और साथ ही साथ ये हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी ये क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है, उनको भी मजबूत करता है। ठीक है, तो इन सारे जो चारों के चारों इंजन्स हैं, इससे क्या होता है, अगर ये एक साथ चले बैलेंस तरीके से, तो ये इकॉनमी को आगे ले जाती हैं और काफ़ी सस्टेनेबल तरीके से आगे ले जाती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि हम ग्रोथ कर रहे हैं, अचानक से रिडक्शन या रिसेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आज के आर्टिकल के हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं। ठीक है, हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं। ठीक है, चलिए अब तो ये हम जान लिए। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि आज के आर्टिकल में वोकैबलरी कौन कौन से, बहुत अच्छी वोकैबलरी आई है, वो बहुत ही रिलेवेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी। और साथ ही साथ इफ़ यू वांट टू स्पीक, तो वहाँ पे ये वर्ड्स आप अपनी स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल हो और ज़्यादा इन्हांस हो। ठीक है, तो पहला वर्ड देखते हैं, दैट इज़ फर्स्ट वर्ड इज़ कॉनंड्रम। कॉनंड्रम का मतलब क्या होता है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम दैट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग। ठीक है, ऐसी सिचुएशन है, ऐसी प्रॉब्लम जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो, क्योटिक हो, दैट इज़ कॉल्ड कॉनंड्रम। इसको आप पजल, रिडल या एनिग्मा, बहुत अच्छे वर्ड हैं ये, आप याद रख सकते हैं इसको सिनोनिम के तौर पे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज़ अ वेरी गुड वर्ड, दैट इज़ प्रेडिकामेंट। प्रेडिकामेंट का मतलब क्या होता है, अ डिफिकल्ट यानी मुश्किल, और अनप्लीजेंट यानी अनफेवरेबल सिचुएशन, दैट इज़ का प्रेडिकामेंट, परेशानी, डिफिकल्टी, है ना, क्वांड्ररी, है ना, प्लिथ या डिलेमा भी आप इसको कह सकते हो। डिलेमा का मतलब क्या होता है, डू और डाई सिचुएशन, दैट इज़ कॉल्ड प्रेडिकामेंट और डिलेमा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ जो कि क्या सॉलिड ग्रोथ को दिखाए, यानी जो भी ग्रोथ दिखे वो काफ़ी सॉलिड हो, दैट इज कॉल्ड रोबस्ट।
इसको आप स्टर्डी, विगरस या रेजिलिएंट भी कह सकते हो। रेजिलिएंट वर्ड हमने कई बार किया, दैट इज समथिंग, किसी चीज़ की ऐसी एबिलिटी जो उसको फिर से खड़ा होने में सहायता करती है, दैट इज कॉल्ड रेजिलिएंट। नेक्स्ट वर्ड इज़ वेरी नाइस, दैट इज इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ का कारण बनना या उसको लेकर के आना, इंट्रोड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस, है ना। इंट्रोड्यूस करना दैट इज कॉल्ड ब्रिंग अबाउट, बहुत अच्छा वर्ड है ये, ठीक। किसी चीज़ को लाना, इंट्रोड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड ब्रिंग अबाउट, ठीक है। इसके लिए आप ट्रिगर, स्टिमुलेट या प्रोवोक वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं, ठीक है। ये फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे वर्ड, तो आप याद रखोगे। नेक्स्ट जो है हमारा, दैट इज़ अ फ्रेजल वर्ब, ठीक है। एक फ्रेजल वर्ब है, दैट इज़ पीटर आउट। पीटर आउट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का धीरे धीरे या तो कम होते जाना और एक बार आकर के रुक जाना, दैट इज़ कॉल्ड पीटर आउट, ठीक है। ये कहाँ से बना है फ्रेजल वर्ब, उसको हम किसी और क्लास में जानेंगे, बट अभी के लिए जान लीजिए इसका मतलब होता है किसी चीज़ का धीरे धीरे कम होते जाना और एक बार आकर के रुक जाना, दैट इज़ कॉल्ड पीटर आउट। इसको ड्विंडल, फेड या सबसाइड भी कह सकते हो, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड है ये, किसी चीज़ का धीरे धीरे कम होते जाना, ठीक है। बल्ब आप लोगों ने देखा होगा, जब भी हम बल्ब को कई सारे बल्ब ऐसे होते हैं जब आप उसको बुझाते हैं, जब आप स्विच ऑफ करते हैं तो धीरे धीरे होकर के एक बार वो क्या करके रुक जाते हैं, उससे रोशनी आना बंद हो जाती है, दैट इज़ ड्विंडल या फेड। नेक्स्ट वर्ड इज़ इनर्शिया। इनर्शिया आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। तो फिजिक्स, वो वर्ड फिजिक्स में आया कहाँ से, तो इसका मतलब ये होता है एक टेंडेंसी, प्रवृत्ति, जो कि अनचेंज्ड, यानी जिस स्थिति में रहेगी कोई भी चीज़ वो उसी स्थिति में बनी रहेगी, चाहे वो मोशन में हो चाहे स्टेबल कंडीशन में हो, वैसी ही बनी रहती है, दैट इज़ कॉल्ड टेंडेंसी, ठीक है। आप इसको स्टैग्नेशन या स्लगिशनेस भी कह सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, दैट इज़ नीशे। इसको नीचे नहीं नीशे पढ़ते हैं, ठीक है, याद रखोगे आप लोग, ठीक है। निशे का मतलब क्या होता है, तो स्मॉल स्पेशलाइज सेगमेंट, यानी किसी भी चीज़ का एक छोटा सा और ख़ास सेगमेंट यानी पार्ट या हिस्सा, दैट इज स्पेशलिटी, कैटेगरी या डिस्टिंक्ट भी क्या आप कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, दैट इज़ स्पर। स्पर का मतलब क्या होता है, तो किसी चीज़ को इनकरेज करना, उसको बढ़ावा देना या फिर स्टिमुलेट करना, यानी उसको इनकरेज करना, पुश करना, दैट इज़ कॉल्ड स्पर, हाँ, दैट इज़ कॉल्ड उछाल लाना। मोटिवेट, ड्राइव या पुश भी आप इसको याद रख सकते हैं, काफ़ी कॉमन से इसके सिनोनिम है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए हम आज के आर्टिकल को देखते हैं और देखते हैं कि आज हम अपनी रीडिंग को कैसे किया जाता है। देखिए, जब भी मैं पढ़ाऊँ, जब भी हम पढ़ते हैं तो आप एक बार ठीक खुद से ट्राई कर सकते हैं इसको, हम इसको टेलीग्राम पे पहले ही शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो जब मैं पढ़ूँ तो उससे आप मैच कर सकते हैं कि हाँ, जैसा आपने पढ़ा था वैसा ही कुछ मीनिंग इसका निकल रहा है नहीं निकल रहा है, ठीक। तो देखते हैं आज के आर्टिकल में, ठीक है। आर्टिकल पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ के बारे में है ये। तो आर्टिकल का टाइटल है अ कॉनन्ड्रम। कॉनन्ड्रम का मतलब अभी देखा हमने पजल या पहेली, ठीक है। पजल इसको हम कहते हैं, एनिग्मा भी कहा जाता है इसको, यानी एक कॉनन्ड्रम। ये कैसा कॉनन्ड्रम है, तो कह रहा है कि जो हाउस होल्ड स्पेंडिंग, यानी हम और आप जैसे जो लोग खर्च करते हैं खाने पीने पे, सब्जी में, ट्रैवल है ना, वेजिटेबल्स में, ट्रैवल में, और भी जो हमारी स्पेंडिंग होती है, दैट इज़ हाउस होल्ड स्पेंडिंग, ठीक है। जो स्पेंडिंग होती है कैन बूस्ट, वो क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। बूस्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को एक्सपांड करना, किसी चीज़ को बढ़ाना, इंक्रीज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड बूस्ट। बूस्ट कर सकती है किस चीज़ को, हमारी इकॉनमी को, जो हमारी इकॉनमी है यानी हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको, बट लेकिन इट किसके लिए है यहाँ पे, स्पेंडिंग के लिए, हाउस होल्ड स्पेंडिंग के लिए, यानी इसको ज़रूरत है, ज़रूरत है किसी चीज़ की, एक जंप स्टार्ट की, यानी ये अचानक से नहीं होगी, इसको पहले एक पुश मिलना चाहिए, देन आफ्टर ये आपके इकॉनमी में क्या कर सकती है, ग्रोथ ला सकती है, उसको बूस्ट कर सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं द गवर्नमेंट्स पुश, यानी गवर्नमेंट का जो पुश आया, जो इंकरेजमेंट आया है, जो हल्का सा धक्का आया है किस चीज़ को लेकर दिस ईयर, इस साल का, तो उस पर ताकि क्या किया जा सके, मोटिवेट किया जा सके, इस पर इंकरेज किया जा सके, किस चीज़ को, कंजम्पशन को, यानी बढ़ाया जा सके कंजम्पशन को, कंज्यूम, जो हम और आप जो कंज्यूम करते हैं दैट इज़ कॉल्ड कंजम्पशन को इन द इकॉनमी के अंदर इज़ अ मच नीडेड। ये क्या चीज़ है, मच नीडेड, यानी जिस चीज़ एक ऐसी पॉलिसी है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, रीप्रायोरिटाइजेशन की, यानी एक ऐसी पॉलिसी जिसको फिर से प्रायोरिटाइज करने का, फिर से इसको प्रायोरिटी पे रखने का, प्राथमिकता देने का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। तो एट अ टाइम ये आई एक ऐसे समय पे, एट अ टाइम व्हेन, जब सेवरल अदर इंजन्स, हमने अभी बहुत सारे इंजन्स की बात करी, टोटल 4 इंजन्स की बात करी, तो उनमें बाकी जो इंजन्स है किस चीज़ के, ग्रोथ के, विकास के, और इधर या तो वो क्या कर रहे हैं, फ्लैग कर रहे हैं। फ्लैग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का धीरे धीरे डिक्लाइन करना, ठीक है, दैट इज़ फ्लैग। या फिर वो क्या कर रहे हैं, एक स्टेबल पोजीशन पे आ गए हैं, ठीक है। प्लेटू आप जानते हो, ठीक है, प्लेटू ये होता है, तो प्लेटू यहाँ पे वर्ब की तरह इस वर्ड को यूज़ किया गया, दैट इज़ कि किसी चीज़ का एक स्थिति पे आकर के रुक जाना, लेबल फील्ड हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड। तो यानी बाकी सारे जो इंजन है या तो वो क्या कर रहे हैं, या तो वो फ्लैग कर रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं, या फिर आकर के रुक गए हैं,
आगे, द इकॉनमी इज़ अ कंपोजिट, यानी हम जो अर्थव्यवस्था होती है वो क्या होती है, कंपोजिट यानी कॉम्बिनेशन होती है। कॉम्बिनेशन किस चीज़ की होती है, ऑफ हाउस होल्ड कंजम्पशन, यानी हाउस होल्ड कंजम्पशन की। फिर किस चीज़ की कॉम्बिनेशन होती है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की और नेक्स्ट एक्सपोर्ट की। यानी हमारी इकॉनमी को हम इसी तरीके से मेज़र करते हैं, इसको मिला करके हम इकॉनमी कही जाती है। ऑफ दीज, इनमें से ओनली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी जो सरकार की तरफ से होने वाला जो इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंडिचर है, खर्चा है रोड्स ब्रिजेस बनाने में, हैज़ विटनेस, इसने देखा है, विटनेस किया है, गवाह बना है, रॉबस्ट ग्रोथ का, यानी काफ़ी मजबूत ग्रोथ का, ओवर द पास्ट फ्यू, यानी पिछले कुछ सालों के अंदर अगर हम देखें तो, थैंक्स टू द मोदी गवर्नमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पुश। और ये किस वजह से आया, थैंक्स टू का मतलब क्या होता है, बिकॉज ऑफ, ठीक है, इसका मतलब, ठीक है, थैंक यू से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है ये, थैंक्स टू का मतलब बिकॉज ऑफ, ठीक है, की वजह से, यानी किस वजह से, ये मोदी सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो पुश आया था उसके वजह से, है ना, कि हमें बिल्डिंग्स बनानी है, ठीक है, हमें रोड्स बनाने हैं, ब्रिजेस बनाने हैं, तो इसके वजह से ये हुआ है। इट हैज़ ऑल्सो मेड, यानी इस चीज़ ने क्या किया, अवेलेबल कर दिया, यानी अवेलेबल करा दिया है इंटरेस्ट फ्री लोन्स को, यानी ऐसे लोन्स को जो बिना किसी इंटरेस्ट के आते हैं। और ये लोन किसको मिल रहा है, स्टेट्स को मिल रहे हैं, ठीक है, हमारी जो राज्य सरकार है उनको मिल रही है, टू डू द सेम, ताकि भी वो भी क्या कर सके, सेम कर सके। सेम का मतलब वो भी क्या कर सके, अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा सके, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर करती है और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट भी अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में एक्सपेंडिचर को करती है। तो इसीलिए जो सरकार है उन्होंने लोन को भी क्या, इंटरेस्ट फ्री अवेलेबल कराया है। हालांकि एज फाइनेंस जो मिनिस्टर हमारी निर्मला सीतारमण है, जैसा कि जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण हैज़ इंडिकेटेड, उन्होंने क्या किया था, इंडिकेट किया था, दर्शाया था, इन द लास्ट 2 इंडियन बजट्स, यानी पिछले 2 अगर हम यूनियन बजट्स के अंदर अगर हम देखें तो, इवन दो, हालांकि द सेंटर विल इंक्रीज, यानी जो सेंटर है, यानी जो सेंटर का मतलब जो हमारी केंद्र की सरकार है, हमारी केंद्र की सरकार है, उन्होंने वो इंक्रीज़ करेंगे किस चीज़ को, कैपिटल एक्सपेंडिचर को। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ जो कैपिटल बना करके, जैसे रोड है ना, ब्रिजेस, ये सब क्या होते हैं, देखिए स्कीम्स अलग होती हैं, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर जो एक कोई सॉलिड चीज़ बना के दे, जैसे कंपनी खड़ा करना, ठीक है, रोड बनाना, ब्रिजेस बनाना, ठीक है, और भी रेलवे वगैरह में एक्सपेंडिचर करना, दैट इज़ जो सेंटर है वो बढ़ाएगी किस चीज़ को, कैपिटल एक्सपेंडिचर को। इट विल नॉट बी एट द ब्लिसरिंग रेट ऑफ 30 to 35%, ठीक है, तो ये नहीं होगी, कहाँ नहीं होगी, उस ब्लिसरिंग यानी उस अच्छे लगने वाले रेट पे, दर पे जो कि है 30 to 35% का, यानी इस पर नहीं होगी ये। दैट द अर्ली पोस्ट कोविड, जैसा कि जो कोविड-19 के पहले हमने, पेंडेमिक के पहले के सालों में देखा, वैसा कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक अच्छा इंक्रीज देखने को मिलेगा। द गवर्नमेंट हैज़ अदर डेवलपमेंट एंड डिफेंस प्रायोरिटीज़, यानी जो हमारी सरकार है उनके पास दूसरे भी क्या है, विकास से रिलेटेड या फिर डिफेंस से रिलेटेड प्रायोरिटीज़, यानी प्राथमिकताएं हैं, प्रेफरेंसेज हैं। दैट नीड फंड्स टू, जिसको क्या ज़रूरत है, फंड्स की ज़रूरत है, यानी पैसे की ज़रूरत है। पता है आपको कि डेवलपमेंट करने के लिए जैसे स्कीम वगैरह हमें लॉन्च करना होता है, या फिर डिफेंस में आपको पता होगा कि डिफेंस में भी हमें रिसर्च काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे भी फंड की ज़रूरत है। इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो हमारी सरकार है हालांकि इंक्रीज़ तो कर रही है, बट अब जो नंबर है एक्सपेंडिचर का वो थोड़ा कम है, ठीक है, पिछले अगर हम कोविड से पहले की सिचुएशन को देखें तो। इट इज़ टाइम, अब समय आ गया है फॉर द प्राइवेट सेक्टर, यानी प्राइवेट सेक्टर के लिए, ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करी थी हमने, टू स्टेप अप की, ये बढ़ाए किस चीज़ को, अपने इन्वेस्टमेंट को। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हैज़ ग्रोन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, बट नॉट नियरली एट द रेट, लेकिन लगभग उस रेट से नहीं, उस दर से नहीं, नीडेड टू मूव, जो कि ज़रूरत है मूव करने के लिए इंडिया को, फ्रॉम 6 to 65%, यानी यहाँ से 6 to 65% की ग्रोथ से, और कहाँ लेकर के जाए, 2 लगा के बता रहा है कि 8% से भी ज़्यादा ग्रोथ लेकर के आए, नीडेड, जो कि ज़रूरत है टू मीट द टारगेट्स, ताकि जो हमारे टारगेट्स हैं उनको मीट कर सके। आपको पता होगा कि 2047 तक हमारी गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि हमें एक डेवलप्ड इकॉनमी बन के दिखाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम 8% से भी ज़्यादा की ग्रोथ को दिखाएं, लेकिन अभी ये थोड़ा सा कम है, ठीक है, अभी और भी ज़रूरत है इसमें। फिर आगे देखते हैं गिवन दैट, यानी गिवन दैट का मतलब क्या होता है, इस चीज़ के मद्देनजर, यानी देखते हुए कि इंडस्ट्रियल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, यानी इंडस्ट्री के कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो इसका यूटिलाइजेशन हैज़ नॉट क्रॉस्ड, इसने क्रॉस नहीं किया है 80% को, है ना। यानी कोई भी इंडस्ट्री का जो एक कैपेसिटी होती है, उसका जो, मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, कोई कंपनी है, वो 100 कार बनाने की कैपेसिटी रखती है, लेकिन वो सिर्फ
80 कार्स ही मैन्युफैक्चर कर पाती है एक साल में, तो उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितनी है 80% की, यानी वो 100% तक काम करना चाहिए लेकिन वो नहीं कर पा रही। दैट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हैज़ नॉट क्रॉस नहीं किया किस चीज़ को 80% को। अभी मैंने जो एग्जाम्पल के तौर पर बताया आपको, सिंस मार्च 2011, यानी ये मार्च 2011 से हमें ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, कैपेसिटी तो है बट दे आर एट 80% कैपेसिटी। ठीक है, द ओनली वे, यानी ये केवल एकमात्र जो रास्ता है टू इंड्यूस, यानी इंट्रोड्यूस करने का, लेकर के आने का और भी ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, इज़ टू इंक्रीज़, कि वो क्या करें, हम बढ़ाएं किस चीज़ को, डिमांड को सब्सटेंशियली। यानी पता है आपको कि डिमांड ही नहीं है, लोगों के पास पैसे ही नहीं है कि वो डिमांड करें। ठीक है, तो कहाँ से जो कंपनीज़ है वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, ठीक है, अपनी कैपेसिटी को फुल यूटिलाइज़ करेंगी। सब्सटेंशियली का मतलब क्या होता है, साइजेबली, यानी बड़े तौर पे डिमांड ही नहीं है। तो ये हमें करना पड़ेगा, डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा, उसको देखेंगे हम आगे कि कैसे बढ़ेगा ये। नेक्स्ट एक्सपोर्ट्स, यानी नेक्स्ट एक्सपोर्ट की बात भी कर रहा है यहाँ पे, जो चौथा हमारा इंजन था ग्रोथ का, स्पेशली मुख्य रूप से मर्चेंडाइज़ का। मर्चेंडाइज़ का मतलब क्या होता है, जो गुड्स होते हैं। ठीक है, गुड्स को हम मर्चेंडाइज़ में काउंट करते हैं। ठीक है, हम याद रखिए कि जब भी हम एक्सपोर्ट की या इंपोर्ट की बात करते हैं तो हम दो चीज़ों को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले गुड्स यानी फिजिकल चीज़ें जो होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड गुड्स। और सर्विसेज, जो सर्विसेज, मान लीजिए जो लोन हो गया है ना, लोन तो नहीं कहेंगे, मान लीजिए हमने कोई इंश्योरेंस कंपनी बाहर के देश में खोल दी जा करके, या फिर टेलीकॉलर का हमारे पास कोई बाहर की कंपनी आकर के कर रही है। ठीक है, तो वो सर्विसेज में काउंट होती हैं। ठीक है, दैट इज सर्विसेज आर स्ट्रगलिंग। तो ये भी क्या कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है ड्यू टू, और ये किस वजह से है, ग्लोबल अनसर्टिनिटी, यानी दुनिया भर में जो अनसर्टिनिटी है, अनिश्चितता है, उसकी वजह से अराउंड ट्रेड, यानी ट्रेड को लेकर के। एंड द US 50% टैरिफ्स, और जो US के द्वारा लगाया गया जो 50% के टैरिफ्स हैं इम्पोज्ड ऑन इंडियन इम्पोर्ट्स, जिनको इम्पोज किया गया है, लगाया गया है, थोपा गया है इंडिया से होने वाले इम्पोर्ट्स पे, है ना। इंडिया जो भी सामान, मतलब इंडिया से जो भी सामान जाते हैं उनके ऊपर 50% का टैरिफ लगाया, एक तरीके का ये टैक्स होता है, एडिशनल टैक्स। दैट इज़, यानी ये है ये डिमांड फ्रॉम अब्रॉड, जो अब्रॉड विदेशों से जो डिमांड है, इज़ पीटरिंग आउट, कि ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है। पीटर आउट का मतलब हमने देखा था, दैट इज़ डिक्लाइन करना, विच लीव्स, जो कि छोड़ देता है हाउस होल्ड कंजम्पशन को, यानी हम और आप जैसे जो लोग कंजम्पशन करते हैं उसको, टू डू द हैवी लिफ्टिंग, यानी सबसे जो इंपॉर्टेंट काम है वो सिर्फ हाउस होल्ड कंजम्पशन के ऊपर ही आ जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। देर आर 2 वेज टू इनकरेज पीपल। देखिए अब यहाँ पे स्थिति बता दी चारों इंजन्स के बारे में कि हाँ कैसे क्या है, अब थोड़ा बताएगा कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, जो हमारा जो हाउस होल्ड कंजम्पशन है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। देर आर 2 वेज टू इनकरेज पीपल, यानी 2 तरीके हैं, 2 रास्ते हैं किस चीज़ के लिए, इनकरेज करने के लिए, उत्साहित करने के लिए लोगों को, टू स्पेंड, कि वो क्या कर सके, खर्च कर सके। इंक्रीजिंग देयर इनकम, या तो आप क्या करो, बढ़ा दो उनके इनकम को, यानी उनकी जो सैलरी होती है, जो आय है, उनको आप इंक्रीज़ कर दो, या फिर लोअरिंग प्राइसेस, या फिर आप जो चीज़ों के प्राइसेस हैं, जो दाम है, उनको भी आप कम कर दो। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लोगों की स्पेंडिंग को हम बढ़ा सकते हैं। तो GST रेट रिफॉर्म्स, यानी GST को लेकर के जो रिफॉर्म्स आई है, अभी GST 2.0 आप लोग काफ़ी ज़्यादा सुन रहे होंगे, है ना, कि हमारी जो सरकार है, मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया था, ठीक है, कि रेट को कम किया जाएगा, GST रेट्स को कम किया जाएगा। ठीक है, GST एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स होता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, जो नॉर्मली हम चीज़ें परचेज़ करते हैं उनके ऊपर लगाया जाता है, विथ इफेक्ट फ्रॉम सितंबर 2022, यानी ये कल ही से लगाया है, 2022 से ही इफेक्ट में आ गया, इंप्लीमेंट हो गया है। आर अ सिग्निफिकेंट स्टेप, ये क्या है, एक ऐसा स्टेप है जो कि काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है और रिलेवेंट भी है। इन एग्जीक्यूटिव में, एग्जीक्यूट करने में, एग्जीक्यूट का मतलब इंप्लीमेंट करने में, ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करने में। ठीक है, एग्जीक्यूट का मतलब इंप्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करने में बाद वाले को, द लेटर का मतलब बाद वाला क्या है इसमें, तो हमने क्या देखा, लोअरिंग प्राइसेस। ठीक है, इससे क्या होंगे, चीज़ों के दाम में कटौती आएगी। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, यानी एक स्टडी के अकॉर्डिंग इसको पब्लिश किया गया था, पब्लिश्ड बाई फिक्की, है ना, FICCI फिक्की, मोर देन 3/4 ऑफ रूरल मंथली एक्सपेंडिचर, यानी 3/4 से भी जो ज़्यादा गाँव में जो मासिक एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, विल अट्रैक्ट, वो अट्रैक्ट करेगा इधर नील, या तो नील वाले को, नील मतलब आपको पता होगा जब ये GST के रेट्स को कट किया गया तो 3 रेट्स फिक्स कर देंगे, 0% दैट इज़ नील, है ना, नील कहते हैं इसको, यानी ये कोई भी टैक्स नहीं लगेगा इस पर। एक हो गया 5% पे है, ठीक है, कि 5% का टैक्स लगेगा, और एक है आपका 18%। ठीक है, कुछ लग्जरीज गुड के लिए 40% का भी टैक्स रखा गया है। तो GST रेट्स को ऐसे फिक्स किया गया अभी के टाइम पे। ठीक है, तो ये गांव में क्या होगा, तो या तो वो नील वाले इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, है ना, अट्रैक्ट करेंगे, या फिर 5% की जो GST रेट है उनके तरफ अट्रैक्ट होंगे। दिस विल प्रीवियसली 56%, ये पहले कितना था, 56% पे था। ठीक है, 3/4 की बात कितनी होगी, 75%, तो ये अब यहाँ पे पहुँच जाएगा। फॉर अर्बन इंडियंस, अगर जो हम शहर में रहने वाले इंडियंस की बात करें, दिस प्रपोर्शन, तो ये जो रेशियो है, प्रपोर्शन है, हैज़ बीन इंक्रीज, इसको बढ़ाया गया है
फ्रॉम हाफ यानी आधे से, और कहाँ पे लिया गया है इसको, फ्रॉम 2/3 यानी 2/3। 2/3 का मतलब ऑलमोस्ट 67% यानी एक्सपेंडिचर इतना बढ़ने को हमें देखने को मिल सकता है। आगे कह रहा है कि ऑन द इनकम साइड, अगर हम इनकम साइड की बात करें, एक साइड के बारे में बता दिया, दूसरे साइड की बात करें तो गवर्नमेंट ट्राइड यानी गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो हमारी सरकार है चाहे वो स्टेट की हो चाहे सेंटर की हो, तो उन्होंने क्या किया है, कोशिश करी है टू पुट मोर मनी, कि वो क्या करें, रखें, किस चीज़ को रखें, मोर मनी, और ज़्यादा पैसे को कहाँ पे रखें भाई, तो लोगों की जेब में, ठीक है, लोगों की जेब में रखें, बाय रिड्यूस करते हुए इनकम टैक्स को, यानी रेट्स को इन बजट 2025, यानी अभी जो 2025 में हमारा जो बजट आया था आपने देखा कि उनमें इनकम टैक्स के रेट को क्या किया गया, थोड़ा सा कम किया गया। दिस वॉज अ वेलकम एंड नेसेसरी स्टेप, ये क्या था, एक तो बहुत ही ज़रूरी और काफ़ी अच्छा स्टेप था जो हमारी सरकार ने लिया। ऑल्दो हालांकि इट इज़ नॉट एनफ, ये अभी पर्याप्त नहीं है टू इनकरेज, कि वो पुश कर सके, इनकरेज कर सके चेंज को, यानी बदलाव को इन स्पेंडिंग, यानी स्पेंडिंग के बिहेवियर में, यानी आप और हम जो खर्चा करते हैं, हमारा जो बिहेवियर है उसको ज़्यादा अभी चेंज लाए, अभी इसके लिए काफ़ी नहीं है। पीपल आर मोर लाइकली टू सेव, यानी जो लोग होते हैं वो संभावित तौर पे सेविंग पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं दैन एक्स्ट्रा अमाउंट, कि वो एक्स्ट्रा अमाउंट से ज़्यादा क्या करें, खर्च करें, ठीक है। तो सेविंग हमारी कंट्री में पता होगा आपको कि हमारे जो लोग हैं उनका जो बिहेवियर है वो कैसा है, सेविंग पे ज़्यादा हम रिलाई करते हैं, ठीक है, हम पैसे बचाने के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। द अदर वे, जो दूसरा तरीका है, डिस्पोजेबल इनकम विल राइज, जिससे क्या होगा, जो डिस्पोजेबल इनकम होती है, डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, तो ये टैक्स वगैरह लगने के बाद जो हमारे हाथ में खर्च करने के लिए जो पैसा होता है, दैट इज़ डिस्पोजेबल इनकम विल राइज, वो राइज करेगा सब्सटेंशली, बहुत ही बड़े तरीके से। इस वो क्या है, इफ़ कंपनीज़, अगर जो हमारी कंपनीज़ हैं डिसाइड करें टू इंक्रीज़, कि वो क्या कर दें, बढ़ा दें वेजेस को, यानी वेतन को अगर बढ़ाएं तो इससे भी क्या होगा, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा शुरू हो जाएगा। हाउएवर हालांकि अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू निशे सेक्टर, यानी कुछ अगर हम कुछ स्पेशल कैटेगरी के सेक्टर्स को अगर हम छोड़ दें, इंडिया हैज़ एन ओवर सप्लाई ऑफ लेबर, तो इंडिया के पास क्या है, ओवर सप्लाई है, किस चीज़ का, लेबर्स का, यानी जितने लेबर चाहिए एक पर्टिकुलर सेक्टर में उससे ज़्यादा ही लेबर हमारे पास हैं। एंड वेजेस विल सिंपली नॉट ग्रो, और वेजेस क्या होंगे, इतनी आसानी से नहीं बढ़ेंगे, फास्ट तेज़ी के साथ में एनफ, ठीक है। देयर, क्योंकि देखिए ऑलरेडी हमारे पास लेबर्स की शॉर्टेज नहीं, लेबर्स अधिकता में कई सारे सेक्टर के अंदर, हालांकि चैलेंज कुछ और है, ठीक है, कि लोगों को जॉब नहीं मिल पा रहा, ठीक है, उसको हम देखेंगे, थोड़ा भी बताएगा। देयर इज़ ऑल्सो अ स्किल डेफिसिट, यानी स्किल को लेकर के भी क्या है, डेफिसिट, यानी डिमांड जो है, जिस स्किल की डिमांड है हमारे मार्केट में, और जो लोगों के पास स्किल है वो उसके अंदर भी हमें क्या गैप देखने को मिलता है। दैट मीन्स जिसको ज़रूरत है टू बी अर्जेंटली एड्रेस, किसको भी अर्जेंट बेसिस पे क्या किया जाए, जल्दी के बेसिस पे एड्रेस किया जाए। दिस इज़ द अनफॉर्चुनेट प्रेडिकामेंट, ये क्या है, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण, फॉर्चुनेट का मतलब अनफेवरेबल, प्रेडिकामेंट है, डिफिकल्ट सिचुएशन है, दैट की द इंडियन इकॉनमी, यानी जो हमारी भारत की जो इकॉनमी अर्थव्यवस्था है, फाइंड्स इटसेल्फ इन, वो खुद को पाती है, कहाँ पाती है, इट इन, यानी किस चीज़ में पाती है, तो कंजम्पशन इज़ द ओनली ड्राइवर, हमारे जो कंजम्पशन है, प्राइवेट कंजम्पशन है, हाउस होल्ड कंजम्पशन है, इज़ द ओनली ड्राइवर, ये क्या है, केवल एक मात्र चालक है, ड्राइवर है। ड्राइवर क्या करता है, गाड़ी को आगे लेकर के जाता है, ड्राइवर है जो कि है ग्रोथ का। दैट इज़ लार्जली, जो कि मोटे तौर पे या आम तौर पे क्या है, इम्यून टू, यानी संरक्षित है, बचा हुआ है, प्रोटेक्टेड है ग्लोबल फैक्टर्स पे, यानी ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि अगर दुनिया में कोई चेंज आता है, जैसे अब ट्रम्प ने कोई टैरिफ लगा दिया, ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए, या ऐसे बहुत सारी चीज़ें, तो उससे ये थोड़ा सा संरक्षित है, इससे ज़्यादा इसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। बट इट ऑल्सो हैज़ हाई इनर्शिया, लेकिन इस चीज़ के पास इनर्शिया भी बहुत ज़्यादा है, यानी ये तस से मस है ना, मतलब जो मूवमेंट है ना, इनर्शिया का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की अपने ग्राउंड से जो एबिलिटी होती है बनाए रखने की अपने आप को, दैट इज़, तो मूवमेंट जो इसका भी बहुत ज़्यादा, मतलब इसको मूव करना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। नीडिंग ज़रूरत पड़ते हुए किसी चीज़ का रिलेटिवली, यानी कंपैरेटिवली, यानी तुलनात्मक रूप से, और भी ज़्यादा फिजिकल इन्वेस्टमेंट का, यानी सरकार की तरफ से होने वाले इन्वेस्टमेंट का, बिफोर इट कैन गेट अ जंप स्टार्ट, इससे पहले कि ये एक जंप स्टार्ट को गेट करे, यानी पाए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि चारों जो हमारे पास इंजन्स हैं उनमें से हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इज़ द मोस्ट, है ना, मोस्ट इफेक्टिव इंजन फॉर ग्रोथ, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, ठीक है। जो कंपनीज़ हैं उनको सैलरी में हाइक देनी पड़ेगी, और वो हाइक तभी देंगे जब, और वो भी चैलेंज है कि ऑलरेडी वहाँ पे क्या है, आपको देखने को मिलता है लेबर की ओवर सप्लाई दिखती है, तो सैलरी में भी ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, ठीक है। तो उसको थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है। तो अब चलिए आज के हम आर्टिकल में
ज़रा देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चंस कौन कौन से, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई हैज़ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, यानी जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बारे में जो हमने पढ़ा था, नॉट मैच द रिक्वायर्ड लेवल, वो उसने मैच नहीं किया किससे, रिक्वायर्ड लेवल से, जो ज़रूरी जो लेवल है उससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मैच नहीं किया है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बिकॉज द गवर्नमेंट इज़ रिड्यूसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, नहीं, इसको तो बढ़ा रही है सरकार, ये आंसर नहीं होगा हमारा। ड्यू टू लो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, क्या है, जो इंडस्ट्रीज़ का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा क्या है, लो 80% है, आपने हमने देखा था। और सर्टेन ग्लोबल ट्रेड कंडीशन, और क्या है, अनिश्चित ग्लोबल ट्रेड कंडीशन भी है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। एज बैंक्स आर अनविलिंग टू प्रोवाइड लोन्स टू प्राइवेट कंपनीज, नहीं, इसके वजह से बिल्कुल नहीं है। जो भी हमारी जो हमें चाहिए वो ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर पा रही है, तो ये हो सकता था फैक्टर, लेकिन इस आर्टिकल में बात नहीं करी थी। देखिए, ये फैक्टर होता, अगर बैंक्स ही लोन नहीं प्रोवाइड करेंगे प्राइवेट कंपनीज़ को तो वो जाहिर सी बात है कैसे वो करेंगे, लेकिन इस आर्टिकल में इसकी बात नहीं करी थी। ठीक है, डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि क्योंकि जो इंटरेस्ट फ्री लोन्स हैं आर अवेलेबल ओनली फॉर स्टेट गवर्नमेंट, नहीं, इसके बारे में बात नहीं करी थी। ठीक है, मतलब ये इसमें बात करी थी इस आर्टिकल में, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, लो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड अनसर्टेन ग्लोबल ट्रेड कंडीशन। ठीक है, कि डिमांड ही नहीं आ रही है बाहर से, इसीलिए हम नहीं अचीव कर पा रहे हैं। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द जीएसटी टैक्स रिफॉर्म मेंशन्ड, इस आर्टिकल में जो बात करी थी जीएसटी टैक्स के रिफॉर्म की, उसका क्या सिग्निफिकेंट है। दे विल रिड्यूस द गवर्नमेंट्स फिस्कल डेफिसिट इमीडिएटली, इसकी बिल्कुल नहीं बात करी थी। दे प्राइमरली टारगेट, वो सबसे आगे क्या टारगेट करते हैं, इंडिया के एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ को, इसकी भी नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा हमारा। दे वर इंट्रोड्यूस, इनको इंट्रोड्यूस किया गया ताकि इंपोर्ट जो है चाइनीज़ गुड्स का उनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सके, चाइनीज़ गुड्स की तो बात ही नहीं करी थी। दे इंक्रीज डिस्पोजेबल इनकम, ये क्या करते हैं, डिस्पोजेबल इनकम यानी हाथों में जो पैसा है उसको बढ़ा देंगे, खर्च करने वाला जो पैसा है उसको बढ़ा देंगे बाय लोअरिंग, यानी कम करते हुए किस चीज़ को, मंथली एक्सपेंडिचर को, जो कि टैक्स के ऊपर आता है। आपको पता होगा कि हर महीने हमें कुछ ना कुछ टैक्स पे करना पड़ता है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो जैसे कि इनकम टैक्स, या ही इनडायरेक्ट टैक्स हो जैसे कि जीएसटी। ठीक है, हम आप सब टैक्स भरते हैं, तो अगर वो टैक्स कम होगा तो चीज़ों के दाम कम होंगे, जिससे क्या होगा फ़ायदा कि लोग सामान ज़्यादा परचेज़ करना शुरू करेंगे। ठीक है, और जैसे ही सामान परचेज़ करेंगे तो डिमांड बढ़ना शुरू होगी, और डिमांड बढ़ेगी तो कंपनीज़ भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगी। ठीक है, वो भी पहले 80 कार की डिमांड थी, देखिए कार का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो अब वो 100 कार बनाना शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा, जॉब भी क्रिएशन होता है। ठीक है, फिर उससे क्या होता है, लोगों के हाथ में पैसे भी आते हैं। ठीक, जॉब मिलेगा तो जाहिर सी बात है पैसा भी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट चैलेंज इज़ हाईलाइटेड रिगार्डिंग इंडियाज़ लेबर मार्केट, यानी लेबर मार्केट को लेकर के इंडिया का जो है उसके बारे में क्या चैलेंज हाईलाइट किया गया है, वो देखते हैं। द वर्क फोर्स इज़ लार्जली अनस्किल्ड, यानी जो वर्क फोर्स है हमारे यहाँ, जो काम करने वाले लोग हैं, पहली बात तो अनस्किल्ड है, बावजूद किस चीज़ के, हैविंग एक्सेस लेबर सप्लाई के। देखिए, बिल्कुल यही आंसर होगा हमारा कि हमारे पास सप्लाई, ओवर सप्लाई में है ना, सप्लाई में ज़्यादा हैं लेबर, लेकिन स्किल उनके पास मिसमैच है ना, जो स्किल चाहिए कंपनीज़ को वो मैच नहीं कर पाते हैं। ठीक है, देयर इज शॉर्टेज ऑफ वर्कर इन रूरल एरियाज, इसकी नहीं बात करी थी। वेजेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं इन्फ्लेशन प्रेशर को। ठीक है, ये वेजेस ही तो कम है ना। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि यंग इंडियंस आर अनविलिंग टू वर्क इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज आर्टिकल्स आरसी क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए, आप आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। ठीक है, और बिल्कुल अगर आप एक आम नागरिक भी हैं तो ये सारी चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन आर कंट्री दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट अस। ठीक है, हमें किसी न किसी तरीके से इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आप इसके PDF को एक्सेस कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, दैट इज़ एडिफाई इंग्लिश हब। वहाँ पे आप हमारे आर्टिकल को फिर QR का यूज़ करके आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, जिस पे हम अपनी वोकैबलरी या फिर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करते रहते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, जय हिंद।